नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप पढ़ेंगे जो 1928 की है। आज हम आकाशदीप कहानी के मुख्य बिंदु, मुख्य पात्र, समीक्षा इस कहानी की, साथ ही आकाशदीप कहानी के कथन को देखेंगे। इससे पहले जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं को हम पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद का जो समय है 1889 से 1937 है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। ये सारी ही रचनाएं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप इनको नज़रअंदाज मत करिएगा। तो काव्य देख लीजिए, यहाँ पे उर्वशी 1909 की है, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोको उच्छ्वास 1910, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, प्रेम पथिक 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमाइनी 1935 की है। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसी तरह इनके जो नाटक हैं ये भी देख लीजिए, ये अनुक्रम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, पहला है सज्जन जो 1910 की है, कल्याणी परिणय 1912, प्राश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, सकंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। तो अग्निमित्र जो है वो इनका अधूरा है नाटक। इसी तरह इनके जो उपन्यास हैं, कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936। इसी तरह इनके जो कहानी है, छाया 1912 की है, प्रतिध्वनि 1926 की है, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। इसी तरह इनके जो निबंध हैं, काव्य और कला तथा अन्य निबंधी। इसी तरह चंपू काव्य जो है उनकी है उर्वशी, वृभु वाहन, ये दोनों ही चंपू काव्य हैं जो चित्राधार में संकलित हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दी गई हैं। ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है क्योंकि हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाओं को मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको एक साथ पढ़ के आपको सारा रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए, ध्यान में आ जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, सारी ही जयशंकर प्रसाद की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब हम आकाशदीप कहानी के मुख्य बिंदु को देखते हैं। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 में हुआ है और आकाशदीप कहानी बेहद सृजनात्मक ढंग से इतिहास और कल्पना के बीच में तारतम्यता दिखाई गई है। इसी तरह इस कहानी के जो पात्र हैं, गिने चुने पात्र हैं, पढ़ लेते हैं हम उनको भी। आकाशदीप कहानी के जो पात्र हैं वह बुधगुप्त जो कहानी का नायक है, बहादुर और वीर पुरुष है जो कि चंपा और खुद को मणिभद्र के चुंगल से आज़ाद करवाता है। इसी तरह चंपा जो कहानी की नायिका है, जलदस्यु की कैदी बुधगुप्त की प्रेमिका है। मणिभद्र इस कहानी का जो खलनायक है जिसने चंपा और बुधगुप्त को बंदी बना रखा था। जया जो जंगल में निवास करने वाली एक युवती है। अब इस कहानी की हम समीक्षा देख लेते हैं जिनको मैंने यहाँ पे पॉइंटों में लिख दिया है ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। आकाशदीप कहानी की जो शुरुआत है, दो बंदी चंपा और बुधगुप्त को अपने बंधन आजाद करने से होती है। बुधगुप्त ने द्वंद्व युद्ध करके उस नाव पर अपना कब्जा किया। चंपा के पिता की मृत्यु जलदस्यु के कारण हुई थी। चंपा अपने पिता की मृत्यु का दोषी बुधगुप्त को समझती है क्योंकि उसके ही आक्रमण के समय उसके पिता ने जल समाधि ले ली थी। बुधगुप्त ने अपने मन में चंपा के लिए प्रेम को जाहिर करता है और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को राजी रहता है। अपने प्राणों की भी आहुति देने को भी तैयार रहता है। इसके पश्चात चंदा ने अपने मन में बुधगुप्त के लिए प्रेम जाहिर करती है, अपने मन में करती है
बुधगुप्त के सामने नहीं करती है। तत्पश्चात बुधगुप्त चंपा से विवाह करने का भी प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है। वो चंपा को अपने साथ स्वदेश भारत चलने को कहता है, किंतु वो मना कर देती है। वो कहती है मैं इस द्वीप पर ही रहूंगी, इन सब लोगों की सेवा करूंगी। चंपा अपने प्रेम का त्याग कर्तव्यों के लिए करती है। उस द्वीप से उसके पिता की यादें जुड़ी थी। आकाशदीप कहानी में प्रेम का अंतस बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए भाव प्रधान कहानियों में आकाशदीप को सर्वश्रेष्ठ कहानी माना जाता है। इस कहानी में खड़ी बोली का सहज रूप से प्रयोग दिखता है, तत्सम शब्दों की बहुलता भी परिलक्षित होती है। अब इस कहानी के जो कथन है वो भी देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कथन से संबंधित प्रश्न। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा का कथन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। एक मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक, अंततः मैं निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। ये चंपा का कथन है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे जो भी जिस पात्र का कथन है मैंने हाईलाइट कर लिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट ही रहने दूंगी, ये भी चंपा का कथन है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, बुधगुप्त से चंपा कहती है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण, बुधगुप्त से चंपा कहती है। जल में बंधी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, ये भी चंपा का कथन है। इससे पहले हम आगे पढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर हमारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फीडबैक कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा आज के इस वीडियो लेक्चर को लेके। और आज से एग्ज़ाम तक मैं कोशिश करूंगी कि आपको गद्य विधाओं में लगी सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, गद्य विधाएँ आपको करवा दूं, और साथ ही साथ एग्ज़ाम तक मैं मॉक टेस्ट पर डे अब लेकर आऊँगी, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। उससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है उन मॉक टेस्ट को लगाकर। तो चलिए आगे करते हैं। जल में बंधी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, ये चंपा का कथन है। जब मैं अपने हृदय में विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, ये चंपा का कथन है। मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा, चंपा का कथन है। आगे है, ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्लभ अंश पर श्रद्धा हो चली है, ये बुधगुप्त का कथन है। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इस निरह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। ये चंपा का कथन है जो बुधगुप्त को कहती है। जब उसे बुधगुप्त चंपा को स्वदेश चलने को कहता है, तब ये कथन बुधगुप्त को कहती है। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है, बुधगुप्त का कथन है। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया, तो ये भी महत्वपूर्ण कथन है। पूछा जा सकता है ये लाइन देख के कि किस कहानी का ये कथन है इस तरह से। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो लेक्चर में कुछ नया तो ज़रूर जाने होंगे आप, और आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।